26 जनवरी वह दिन जब भारत ने तय किया कि अब इस देश की सबसे बड़ी शक्ति किसी राजा या किसी विदेशी सत्ता में नहीं होगी, बल्कि यह शक्ति होगी भारत के लोगों में। लेकिन यह फैसला एक दिन में नहीं हुआ था। इसके पीछे था वर्षों का संघर्ष, हजारों लाखों लोगों का बलिदान और संविधान बनने की एक लंबी यात्रा। आज उसी यात्रा को हम सरल भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकेश आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन से, और अंत में हम 1950 तक, जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था और हम संविधान के लागू होने के साथ ही एक गणतंत्र बन गए थे। तो गणतंत्र होने का मतलब है किसी देश की सर्वोच्च सत्ता किसी वंशानुगत व्यक्ति के हाथ में ना होकर जनता या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में होती है। जैसा भारत में है, भारत का जो प्रथम व्यक्ति है या राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, ये वंशानुगत ना होकर ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। भले ही हम अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुनते हैं, लेकिन ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, या वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए इस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है संविधान में सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, और 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो दिसंबर में सामान्यतः कांग्रेस का सेशन होता था। ऐसा ही एक सेशन हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पर 1929 में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसी सेशन में भारत ने डिसाइड किया था कि हम 1930 में जनवरी माह का जो 4th संडे आएगा उसको हम पूर्ण स्वराज्य दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो आप देखेंगे वो जनवरी महीने का 4th संडे 26 जनवरी को पड़ रहा था। 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया या पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपको ये याद रखना है कि लाहौर सेशन 29 में जो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित हुआ, और 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तभी आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये जो 26 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि थी, इसका महत्व बनाए रखने के लिए हमने 2 महीने इंतज़ार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह लागू किया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। वैसे तो हमारा संवैधानिक विकास है, उसको हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हम इतनी गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, हम 1929 से आगे की बात करेंगे। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में, तो अंग्रेजों ने भारत को संवैधानिक विकास की दिशा में कदम उठाना शुरू किया, और 3 गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने आयोजित किए। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो दूसरा सम्मेलन था, केवल उसी में कांग्रेस ने भागीदारी की, और गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। हालांकि ये विफल हो गई थी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कभी हम इन पे और चर्चा करेंगे, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पे ही खुद को सीमित रखते हैं। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी के मध्यस्थता से। मालवीय जी ने मध्यस्थता करी थी, न कि
अंबेडकर जी के साथ समझौता हुआ था। तो ये याद रखिएगा आप। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताते चलूँगा आपको आगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर इस एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 75% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी अधिनियम से प्रेरित है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन या डायर की जो 1919 के एक्ट से लागू की गई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, उसको 1935 में आके समाप्त कर दिया था, अर्थात प्रांतों को स्वायत्तता दे दी थी। इसीलिए इस एक्ट में कहा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके अलावा इस एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रस्ताव था, हालांकि वो लागू नहीं हुआ था क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने मना कर दिया था कि हमें इस अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल नहीं होना। इसके अलावा जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो तो समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। ये द्वैध शासन या डायर की क्या होता है इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी एक्ट 1935 के एक्ट से ही भारत में आरबीआई की स्थापना हुई और जो फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, उसकी स्थापना भी 1935 के एक्ट से हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आ जाते हैं। 1935 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को कांग्रेस की बिना सहमति के युद्ध में शामिल कर दिया। तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। जो प्रांतीय सरकार थी 1935 के इलेक्शन के तहत बहुत से राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया कि हमसे पूछा नहीं और आपने हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। तो इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था तो शायद वो 22 अगस्त की तारीख थी, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि भाई अब हमें कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि इस समय मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर और तीव्र हो गई थी। तभी आप देखेंगे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। 23 मार्च ऐतिहासिक तिथि है। इसी दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी और इसी दिन उसके 9 साल बाद 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पारित किया। खैर ये फैक्ट था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसके बाद अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो भारतीयों ने विरोध किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा और इस अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद संविधान सभा बना देंगे। तो अरे भाई, युद्ध कब खत्म होगा किसको क्या पता। और डोमिनियन स्टेट्स की बात को तो हम 1930 में नकार ही चुके थे, जब पूर्ण स्वराज्य का हमने 1929 के लाहौर सेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तो भाई डोमिनियन स्टेट्स को कैसे मान सकते हैं। तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा 1940 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयास किए, जिनमें अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना, देसाई लियाकत फार्मूला, सी राजगोपालचारी फार्मूला और अंत में कैबिनेट मिशन, इस तरीके से बहुत सारे मिशन भेजे और भारतीयों को मनाने की कोशिश करी, लेकिन लगभग सभी में डोमिनियन स्टेट्स की बात थी तो भारतीय ने इसको नकार दिया। हालांकि इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे
और कभी एक सेपरेट वीडियो भी इस पे बनाएंगे, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है 1940 से लेकर 1947 तक, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बनता है बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का तो ये टॉपिक बहुत फेवरेट है। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं, संविधान बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजों ने 1942 में भेजा क्रिप्स मिशन। सभी ये जो 1940 से लेकर 47 के बीच जितने भी मिशन या अंग्रेजों द्वारा सहमति बनाने के प्रयास थे, इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हालांकि इन पर एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर ये जो क्रिप्स मिशन आया था, इसको भी भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात थी। और 1930 में हम डिसाइड कर चुके थे नो डोमिनियन स्टेटस, हमें चाहिए पूर्ण आज़ादी। हम क्या चाहते? आज़ादी, वो भी पूरी तरह, डोमिनियन स्टेटस नहीं। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, इसी को गांधी जी ने कहा था कि भाई आप लोग हमें एक ऐसा चेक दे रहे हो जिस पर डेट तो बहुत बाद की डली हुई है और बैंक का दिवालिया आज ही निकल गया है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कौन से मिशन को कहा था, तो ये क्रिप्स मिशन को कहा था। इसी के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इस आंदोलन के बाद आप देखेंगे ये अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील के समान था, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और भारतीयों ने अंग्रेजों को कहा खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर थोड़ा आगे बढ़े, अंग्रेजों ने फिर से सहमति बनाने का प्रयास किया। और इसी बीच आया 1944 में राजाजी फॉर्मूला, जिसे सी राजगोपालचारी ने दिया था। इसमें भी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उनमें प्लेबिसाइट कराने की बात थी, जनमत संग्रह। जिन्ना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा देसाई लियाकत फार्मूला भी आया था, देसाई लियाकत पैक्ट 1945 में। जो भूलाभाई देसाई थे वो कांग्रेस के नेता थे, और लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के थे, इन दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा। ये भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया। इसके बाद आया 1945 में विवल योजना। इसमें जो जिन्ना की जिद के कारण ये विफल हो गया, क्योंकि विवल योजना में लॉर्ड वेवल ने कहा था कि जो भी मंत्रिपरिषद बनेगी उसमें कांग्रेस और लीग के बराबर के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जिन्ना ने कहा कि ठीक है, ये बात मान लेंगे हम आपकी, लेकिन जो मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे उनको मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुना जाएगा। कांग्रेस ने कहा क्यों भाई, ये क्या बात हुई, आप क्या बात कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारे पास भी कांग्रेस के अंदर भी मौलाना आज़ाद जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता हैं, उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों का ही समझा जाएगा। तो आप कौन होते हैं मुस्लिम प्रजा की ठेकेदारी लेने वाले। तो इस कारण से जिन्ना की जिद के कारण ये भी विफल हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन की तरफ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ही वो मिशन है जिसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया। और इसके मेंबर्स की बात की जाए तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसने सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की कैबिनेट मिशन ने, और संविधान सभा का गठन होगा। तो कैबिनेट मिशन की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, उसी के आधार पर बाद में संविधान सभा का गठन किया गया। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत में संविधान निर्माण का रास्ता आगे बढ़ा। कैबिनेट मिशन ने तय किया था कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर होगा संविधान सभा का। तभी आप देखेंगे लगभग 39 करोड़ जनसंख्या थी उस समय भारत की 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आप देखेंगे संविधान सभा में टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। इनमें ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश भारत था, वहाँ से आने थे 292 मेंबर्स। इसके अलावा देसी रियासतें थी, उनसे राजा जो अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजेंगे, उनकी संख्या थी 93। और 4 अंग्रेजों के चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जिनमें अजमेर राजस्थान का था, अंडमान निकोबार जैसे 4 ऐसे चीफ कमिश्नर प्रांत थे। कुल मिलाकर 389 मेंबर्स से मिलकर एक संविधान सभा बननी थी जो विभाजन के बाद 299 में इनकी संख्या रह गई थी। खैर इसकी संविधान सभा की मुख्य बैठक थी, उनकी बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और इसमें जो मेंबर्स की संख्या थी 207।
और चूंकि पहली जो बैठक थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे, तो संविधान सभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद हालांकि पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से संविधान सभा की बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, और HC मुखर्जी इन्हें संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 1946 में 11 दिसंबर को। इसके 2 दिन बाद फिर से तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बने थे, तो बना था प्रस्तावना, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे इन्हीं को बाद में प्रस्तावना के रूप में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और इसी प्रस्तावना की शुरुआत होती है वी द पीपल, अर्थात हम भारत के लोग। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, जिसका मतलब है भारत के सर्वोच्च सत्ता किसी वंशानुगत व्यक्ति में ना होकर सर्वोच्च सत्ता होगी भारत के लोगों में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपको गणतंत्र की परिभाषा हो या गणतंत्र क्या होता है, इसका मतलब है किसी देश का जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसी वंशानुगत व्यक्ति में ना होकर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में होगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता में यह शक्ति निहित होगी। अब संविधान सभा की कुछ मुख्य समितियां थी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अध्यक्ष और इन समितियों में जो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट समितियां थी, इनमें संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और जो संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति, ये तो इम्पोर्टेंट थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट था। इसीलिए कई बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। हालांकि संविधान का निर्माण केवल एक व्यक्ति ने नहीं करा था, संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा के सभी सदस्य थे उन सभी का योगदान था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। ये 4-5 इम्पोर्टेंट समितियाँ थी, इनके अध्यक्षों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और प्रारूप समिति, इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष जैसा कि पहले भी बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसके अन्य 7 सदस्य थे, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी जैसे प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाके भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत ज़्यादा बल था, संवैधानिक नैतिकता का। और ये जो संवैधानिक नैतिकता, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक निर्णय में किया था, और उस निर्णय का जो शायद सबरीमाला केस था, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संवैधानिक नैतिकता का जिक्र किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया था अपने इस डिसीजन में, सबरीमाला मामले वाले डिसीजन में। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो संविधान निर्माण की जो कठिन यात्रा थी, इसको संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन या कहीं कहीं 18 दिन भी ये डेट आती है, तो आप याद रखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा में पेश किया था, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रियम्बल भी बना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए।
क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में प्रस्तावना बना, उसकी कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बनाएंगे। ये हमारी प्रेमबल में लिखा हुआ है। तो इसमें संप्रभु का या सॉवरेन का अर्थ है कोई देश अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी दूसरे देश के दबाव में काम नहीं करेगा, अपने मामलों में स्वतंत्र रहकर काम करेगा। इसी प्रकार समाजवादी लगभग अर्थात सभी को समान अवसर मिलेंगे। और जो डीपीएसपी वाला भाग है, भाग 4 संविधान का, उसको समाजवादी जो छाप है उस पर नज़र आती है। इसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि ये शब्द पंथ निरपेक्षता शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, लेकिन भारत पंथ निरपेक्ष बहुत पहले से ही है। जब से संविधान लागू हुआ था तब से ही भारत पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की, अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति की आज़ादी है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक गणतंत्र अर्थात भारत की संपूर्ण शक्ति किसमें होगी? जनता में। और भारत का जो प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख, वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। इसमें हमारे संविधान निर्माण में बहुत सारी महिलाओं की भी भूमिका थी। और यदि आपसे कहीं सवाल आ जाए, कोई पूछे कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो ये 15 महिला सदस्य थी। इनमें सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ये भी याद रखिएगा। और हंसा मेहता, इसके अलावा राजकुमारी, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षिणी वेलायुधन, और ये एकमात्र दलित महिला सदस्य थी संविधान सभा के अंदर। तो ऐसे करके लगभग 15 महिला सदस्य थी जिन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई संविधान सभा में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। इनमें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता। इसके अलावा मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, जिनका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और भारत में जो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की थी। कनाडा यहाँ नहीं है, कनाडा इधर है। कनाडा के संविधान से हमने ये जो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था, और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि लगभग 75% कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। जहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मेरे ख्याल से और गौर करने की आवश्यकता है। जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा था। और ऐसा कहते हैं कि जब प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा से पूछा गया कि भाई आप अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की कितनी फ़ीस लेंगे, तो रायज़ादा साहब ने कहा था कि मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, मेरी एक कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पर मेरे साइन होने चाहिए, तभी मैं लिखूँगा। आप देख सकते हैं इनकी कितनी शानदार राइटिंग थी, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जी की। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हस्तलिखित है, ओरिजिनल प्रति है कॉन्स्टिट्यूशन की जो। और अब अंत में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। और अलावा 24 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब अंत में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट होने का मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं में बदलाव करता रहता है। और जो आर्टिकल 368 है उसके तहत हमारे संविधान में अब तक
106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं और 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो नई पार्लियामेंट का पहला एक्ट भी था, वो पारित किया गया था। 106वां संविधान संशोधन, इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात की गई है। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया है और सरकार ने कहा है कि जो पहला सेंसस है उसके बाद इस संशोधन को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 106, 26 जनवरी 2026 तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और अंत में हम इस संकल्प के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आप सभी ये संकल्प लें अपने जीवन में कि राइट्स तो हम सभी को पसंद होते हैं, लेकिन राइट्स के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का के कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों का पालन हमें करने चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह कॉन्स्टिट्यूशन बुरा ही साबित होगा। तो आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो लगभग 77 वर्षों की यात्रा तय कर चुका है, इसे शानदार तरीके से और लागू करवाने में प्रत्येक नागरिक को इसमें मदद करने की ज़रूरत है और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करने की ज़रूरत है। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक शानदार दस्तावेज बन पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।